और अगर आप ऐसी किसी जगह पे जाएं जहाँ पे खूब सारे हाथी एक के पीछे एक चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ये वाजिब सवाल आएगा। सवाल सिंपल है, इतने बड़े हाथी एक के पीछे एक चल रहे हैं और इन्हें कंट्रोल करने वाला महावत सो कॉल्ड पर्सन इतना छोटा है, फिर भी हाथी उसे रिपेल नहीं करता। और आपका जवाब भी मुझे पता है, मेरी ही तरह ऑब्वियस एक आंसर होगा, क्योंकि वो उसका पेट है। पर पेट तो हमसे छोटे होते हैं और वो हमारी ताकत का अनुभव करके ही हमारे कंट्रोल में आते हैं। ऐसा मैंने किसी डॉग ट्रेनर से सुना था कि आपको बताना पड़ेगा अपने डॉग को कि आप बड़े हैं, आप पावरफुल हैं, आप उसको फीड कर रहे हैं, उसे शेल्टर दे रहे हैं और आपके कमांडमेंट्स पे उसे चलना होगा। और इसे ट्रेन करने के लिए आप उसे सो कॉल्ड डॉग ट्रीट्स देते हैं। सिमिलरली कैट्स के साथ भी होता है और बाकी सभी एनिमल। पर हाथी के केस में ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि हाथी इतना बड़ा, इतना, और यू कैन से द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, फिर भी वो एक छोटे से महावत की बात मानता है। क्यों? क्यों वो एक क्यू में चलता है, एक लाइन में चलता है जब तक महावत होता है? वो क्यों एक छोटी सी चेन से बंधा रहता है फिर भी बगावत नहीं करता, जब तक कि उसके साथ कुछ अलग, कुछ शारीरिक या फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से कुछ टॉर्चर ना हो जाए? तो ऐसा क्यों है? हाथी जो सबसे बड़ा मैमल है, जवाब मैंने ढूंढा, सोचा और ढूंढ निकाला। हाथी के नेचर में कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं। जब हाथी का बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसे बांध के रखा जाता है। जिस रस्सी से उसे बांध के रखा जाता है उसकी सुगंध, उसकी नाप और मोटाई बदली नहीं जाती जब तक कि हाथी एक अडल्ट हाथी में कन्वर्ट ना हो जाए। तब तक हाथी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, अपने आप को बेबस महसूस करता है और धीरे धीरे वो कुछ 6 से 8 महीने का हाथी का बच्चा ये रियलाइज कर लेता है कि वो उस रस्सी से पार नहीं पा सकता। तो अगर वो समझ लेता है कि वो इस रस्सी से पार नहीं पा सकता, तो जब वो बड़ा ताकतवर मैमल बन जाता है, एक बड़ा हाथी, अडल्ट हाथी, तो वो भावना के साथ ही वो बड़ा होता है। द फीलिंग इज नर्चर्ड इनटू द ब्रेन ऑफ द बेबी एलिफेंट, सो मच सो दैट वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी बेबीसी को, वो एक्सेप्ट कर लेता है डोमिनेशन को, वो एक्सेप्ट कर लेता है उस रोप की स्ट्रेंथ को, और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उस रोप से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जबकि वो एक ही झटके में उस पतली सी रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, वो एक ही झटके में उस महावत को नीचे गिरा सकता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी डिफ़ॉल्ट गलतियों को, डिफ़ॉल्ट मानकर हम अपनी रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं हैं कि हम अपने अंदर के नए इंसान को एक्सप्लोर करें। अगर मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे एक इंजीनियर ही बने रहना होगा, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में इंजीनियर्स हैं। मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, तो मैं बिजनेस ही कर सकता हूँ, मेरा दिमाग उसी से नर्चर्ड है। बट क्या वो आप हैं? क्या आप इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है? क्या देयर इज़ नथिंग मोर टू एक्सप्लोर? क्या आज हमें अपनी सोसाइटी में इसका जवाब नहीं मिल रहा? इंजीनियर साधु बन रहे हैं, नॉट कोटिंग एनीबडी, इंजीनियर्स टीचर्स बन रहे हैं, और इंजीनियर्स आईएएस एंड आईपीएस तो बनते ही थे। तो क्या वो इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते थे, या डॉक्टर की फैमिली में डॉक्टर की जगह सिंगर्स पैदा होने लगे हैं? कुछ बदला नहीं है। बस आज लोगों को समझ में आने लगा है कि इन जंजीरों से दूर परे उनकी भी पर्सनालिटी है। जो फैमिली है, मैं ये नहीं कहती कि फैमिली आपको नर्चर नहीं करे, मैं ये नहीं कहती कि वो अपने गुण या अवगुण आपको पास ओवर नहीं करती या आप नर्चर नहीं होंगे। बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो आपकी फैमिली में आज तक नहीं हुआ, तो उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सब एक ऐसी जंजीर से बंधे रहते हैं जो कि अननोइंगली इमेजिनरी है। हम बिलीव करना चाहते हैं कि वो सही है और वही तरीका है, पर वही अकेला तरीका है ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ये बात मेंशन की है कि अगर हम अपने बच्चों को उस तरीके की नर्चरिंग दें
जिसमें वो अपनी ज़िंदगी की नई संभावनाओं को, अपॉर्चुनिटीज़ को देख सके। तो कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद घर नहीं बैठेगा, कोई बच्चा डॉक्टरी करने से भागेगा नहीं, सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जब जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या तरीका है एंट्री का, जॉब पाने का, हमें सब पता है। इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए डरते हैं और उस डर की वजह से हम उन्हें रोकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे ही द्वारा तय किए हुए रास्ते को तय करे। बट क्या रास्ता हमेशा एक जैसा रहता है? क्या आप जब पहली बार उस रास्ते पर चले थे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी आपने प्रैक्टिस की हो, कोई भी लाइफ जर्नी में आपने अपॉर्चुनिटी देखी हो, वो रास्ता कभी ना कभी किसी ने पहली बार चला होगा। जैसे कि आप किसी रास्ते पे चलते हैं, आप किसी सुनसान जगह पे चले जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर पगडंडी बन जाती है। पग शब्द से ही पता चलता है, पग मतलब पाँव। चलने से पाँव के प्रिंट्स बार बार पड़ते हैं और उस जगह एक रास्ता बन जाता है। उसी तरीके से जब आपके बच्चे आपके द्वारा प्रैक्टिस किए गए प्रोफेशन को नहीं करना चाहते, इसे ऑपोजिशन या रिवोल्ट या रिबेल मत लीजिए, बल्कि ये लीजिए कि आपके बच्चे एक नए रास्ते की खोज कर रहे हैं। चलते चलते वो भी एक नया रास्ता बन जाएगा, वो भी एक नई पगडंडी तैयार हो जाएगी। हमारे बच्चे हमारा एसेट नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की या नई अपॉर्चुनिटीज़ का तरीका है जो हमें अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना है। हमें देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। हम बचा सकते हैं उन्हें, मगर हम उन्हें बचा करके एक रिस्ट्रिक्टेड ज़िंदगी देते हैं, जिससे ज़्यादातर बच्चे आज की जनरेशन में डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट if you find the message relevant, and who are watching this video for the first time, to subscribe my channel so that I can just post more videos and get inspired by you as you are inspired by this video. Thank you.